हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि और आज का हमारा टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यूरोपियन सोसाइटी में जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, यानी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है। और जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अपने साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ लेके आती है और साथ ही साथ कुछ बुराइयाँ भी लेके आती है। इन द सेंस उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी थे और कुछ निगेटिव इफेक्ट भी थे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि यूरोप में जो सोशलिज्म था यानी समाजवाद था, यूरोप में समाजवाद के आइडियाज़ कैसे आते हैं, कि कह सकते हैं कि समाजवाद कहाँ से आया यूरोप में, इसकी शुरुआत कैसे होती है। अब देखिए, हमने अपने सबसे पहले क्लास में पढ़ा था, इस चैप्टर का जो स्टार्टिंग था हमने पढ़ा था उसमें कि सोशलिज्म क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ पर सोसाइटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, मतलब कि वहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है और कह सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल्स का जो मेन रूल होता है वो नहीं होता है। आइडियाज ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ मेनी पीपल इन द मिड 19th सेंचुरी यूरोप। अब देखिए क्या होता है, इस सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया, कह सकते हैं कि सोशलिज्म यूरोप में कैसे आया। तो क्या होता है ना कि ये बात हो रही है 19th सेंचुरी की, यानी 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, जब मिड 19th सेंचुरी था। तो उस समय क्या होता है कि लोग जो है सोशलिज्म के बहुत सारे आइडियाज़ से अवगत होते हैं। तब ये जो आइडियाज़ थे जो धीरे धीरे लोगों में फैलते हैं, लोगों के बीच में फैलते हैं, जैसे जैसे स्प्रेड होता है तो लोग इससे जानते हैं, रूबरू होते हैं। तो उससे क्या होता है, लोग इससे अट्रैक्ट होते हैं। अब लोग मतलब कि इससे रूबरू होने लगे, इससे जानने लगे कि हाँ ये इनके हित में है या नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि जितने भी लोग थे, जब वो जो सोशलिज्म के आइडियाज से रूबरू हुए, उससे अट्रैक्ट हुए, जिन्हें मतलब कह सकते हैं हम कि जो वैसे लोग जिन्होंने सोशलिज्म के आइडियाज़ को यानी समाजवाद के आइडियाज़ को सपोर्ट किया, वे एक जगह ग्रुप बनाते हैं और उन्हें कहा जाता था सोशलिस्ट। हु फॉलोड द आइडियाज ऑफ सोशलिज्म केम टू बी नोन एज सोशलिस्ट। यानी कि वैसे लोग जो सोशलिस्ट मतलब कि सोशलिज्म के आइडियाज़ को फॉलो करते थे, चाहे उस पर विश्वास रखते थे, उन्हें सोशलिस्ट कहा गया। अब देखिए सोशलिस्ट क्या चाहते थे, वॉट सोशलिस्ट वॉन्टेड और वॉट दे थिंक, मतलब वो क्या चाहते थे, उनकी क्या सोच थी, वे क्या राय रखते थे, मतलब सोशलिज्म है तो कैसा होना चाहिए, उनकी क्या राय थी, उनका क्या चाह था कि सोशलिज्म हमारा कैसा होना चाहिए। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। दे रिगार्डेड प्राइवेट प्रॉपर्टी एज द रूट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स और सोशल इल्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए जैसा कि हमने पढ़ा कि सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में मेनली इम्पोर्टेंस सोसाइटी को दिया जाता था। तो इसके पहले क्या होती है ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर रहता है, मतलब कि जहाँ लोग रहते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स रहते थे, जो इंडिविजुअल्स रहते थे वो उनका प्राइवेट प्रॉपर्टी हुआ करता था। वो अब उससे मतलब कि अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से अपने काम करते थे, अपने प्रॉफिट अर्न करते थे। तो जितना भी प्रॉफिट होता था सिर्फ वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता था। तो उसमें कैपिटलिस्ट में मेन फोकस क्या था कि प्रॉफिट अर्न करना है, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं देखा जाता था। तो जो सोशलिज्म आया यानी जो समाजवाद का आइडिया आया, तो समाजवाद ने क्या लाया, वे लोग ऐसा चाहते थे ना कि प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो। मतलब जो भी सोशलिस्ट व्यक्ति थे, जो भी सोशलिस्ट लोग थे, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। क्या उनका मानना था कि किसी के पास मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो सिस्टम चला आ रहा है वैसा नहीं होना चाहिए। वे लोग क्यों इसके खिलाफ थे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें लगता था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारे मुसीबतों की, सारे फसाद की जड़ है। मुसीबत की जड़ का मतलब जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि फैक्ट्रीज रहती है, तो फैक्ट्रीज में मतलब कि फैक्ट्रीज में वर्कर्स चाहिए होते थे, तो मेल फीमेल चिल्ड्रन सभी को काम पर लगा दिया जाता था। उन्हें लॉन्ग वर्किंग आवर था, वेजेस बहुत कम दिए जाते थे, हाउसिंग सैनिटेशंस के प्रॉब्लम्स थे। ये सारे प्रॉब्लम्स किन्हें फेस करने पड़ रहे थे, तो वर्कर्स को फेस करने पड़ रहे थे। तो जिससे क्या होता है कि वर्कर्स लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी कि कह सकते हैं कि वर्कर्स लोगों का एक तरीके से शोषण होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सोशलिस्ट लोगों ने कहा कि सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ हो गए। सोशलिस्ट लोग प्राइवेट
प्रॉपर्टी के खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ होते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही सारी फसाद की जड़ है, सारी मुसीबत की जड़ ये प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है। वाई सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब क्यों थे? क्योंकि देखिए उनका मानना था ना, सोशलिस्ट बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी एंड गिव एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर्स। Individuals were concerned with or mainly focus on the benefits or profits and not with the welfare of the workers who made the property productive to earn profit। अब देखिए सोशलिस्ट लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ क्यों थे? तो वो लोग इसलिए थे ना क्योंकि उनका मानना था कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की उसका मालिक कोई एक व्यक्ति है, यानी कि जो इंडिविजुअल है उस प्रॉपर्टी का मालिक है, और उसी मालिक ने अपने लोगों मतलब कि उसी मालिक ने वर्कर्स को वहाँ पे अपने यहाँ काम पर रखा। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी ओनर थे, जो इंडिविजुअल्स प्रॉपर्टी ओनर थे, उन्होंने क्या किया है तो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी है। ठीक है, बस उसके सिवा और कुछ नहीं। उन्होंने क्या किया कि अपना मतलब पैसा लगाया, अपना जो भी पूंजी था लगा के अपना फैक्ट्री बनाई, मशीन्स लाए, और उसके सिवा कुछ नहीं किया। उसके सिवा क्या किया कि अपने सिर्फ वर्कर्स को ले आए और वहाँ काम पर रख दिए, बाकी सारा काम वर्कर्स को करना पड़ता था। तो अब देखिए काम वर्कर करते थे, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, चाहे कुछ भी काम हुआ, तो उससे क्या हो प्रॉफिट अर्न होता था। तो प्रॉफिट जो आता था, जो भी काम हुआ, जिस काम से हमें प्रॉफिट जो कुछ भी बेनिफिट्स मिलता था, प्रॉफिट्स मिलता था, तो वो प्रॉफिट्स किसके पास चला जाता था? तो वो वर्कर्स के पास नहीं जाता था। वे क्या होता था ना कि जितना भी प्रॉफिट रहता था वो इंडिविजुअल अपने पास रख लेते थे। मतलब इंडिविजुअल का सिर्फ मेन एम था, या कह सकते हैं इंडिविजुअल किस पर फोकस करते थे, तो सिर्फ प्रॉफिट पर फोकस करते थे। उनको सिर्फ मतलब था कि किसी भी तरीके से उनका जेब भरा रहे, उनके पास पैसा आते रहे। बाकी वर्कर्स का कैसा कंडीशन है, वर्कर्स का हेल्थ सही है या नहीं, इससे इंडिविजुअल्स को कोई मतलब नहीं था। आफ्टर ऑल क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी मतलब कि आपको फैक्ट्री दे दी गई है, फैक्ट्री लगा दिया गया है, मशीन्स दे दिया गया है। अब उसको प्रोडक्टिव कौन बनाया? उस फैक्ट्री को, उस मशीन को प्रोडक्टिव कौन बनाया? मतलब प्रोडक्टिव इन द सेंस कि उसको काम में कौन लाया जिससे हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो उसको काम करने योग्य कौन बनाता है? वर्कर्स बनाते हैं। वर्कर्स दिन रात मेहनत करके अपना खून पसीना एक करके काम करते थे, उस मशीन को, उस फैक्ट्री को प्रोडक्टिव बनाए, उससे एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करें मतलब कि जिसका कुछ डिमांड हो, जिसको बेच के हम लोग हमें प्रॉफिट मिल सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है, तो जो प्रॉफिट अर्न होता था वो किसके पास रहता जाता था? इंडिविजुअल्स के पास रहता था, वर्कर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो इसीलिए जो वर्कर्स जो थे ना, या कह सकते हैं जो सोशलिस्ट लोग थे, वे प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ थे। Therefore, socialists wanted a society where more attention would be paid to collective social interest rather than single individuals control property। इसीलिए क्या होता है, इन्हीं सब कारण से, किस कारण से कि जो प्रॉपर्टी के ओनर जो हुआ करते थे, इंडिविजुअल हुआ करते थे, और वे जो भी बेनिफिट्स होता था, जो भी प्रॉफिट आता था फैक्ट्री के काम से, जो भी बेनिफिट्स आता था, तो उसको क्या करते थे कि इंडिविजुअल सिर्फ अपने पास रख लेते थे, वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, और वर्कर्स के बारे में उतना उनका ख्याल नहीं रखा करते थे। इसीलिए क्या होता है कि जो सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी की मांग की, एक ऐसे समाज की मांग की जहाँ पर ना मतलब जहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस सोसाइटी के लोगों को दिया जाए रैदर देन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी पे। इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर सकते कि इंडिविजुअल्स जो प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है उससे ज़्यादा मतलब उससे ध्यान हटाकर एक ऐसी सोसाइटी की निर्माण किया जाए जहाँ सभी लोगों को एक समान ट्रीट किया जाए, जहाँ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में सोचा जाए। अब देखिए क्या होता है कि सोशलिस्ट का मतलब सोशलिज्म का जो आइडिया था आया, यानी समाजवाद का आइडिया तो आया था, हर लोग चेंजेस चाहते थे, मगर चेंजेस जो है हर एक लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से बदल रहा था। हर किन्हीं के लिए कुछ अलग मीनिंग है, किन्हीं व्यक्ति के लिए कुछ अलग मीनिंग है। तो ऐसे सोशलिस्ट लोग भी थे। जैसे सोशलिस्ट लोग में भी क्या था ना कि बहुत सारे डिफरेंट सोशलिस्ट थे। डिफरेंट सोशलिस्ट हैड डिफरेंट व्यू पॉइंट्स और थिंकिंग अबाउट सोशलिज्म। अब हर एक सोशलिस्ट जो थे, हर एक व्यक्ति का सोशलिज्म का अर्थ कुछ अलग होता था। मतलब हर एक व्यक्ति के नज़रों में, चाहे उनके अनुसार
समाजवाद का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, वो बदलता था। तो इन्हीं सब में क्या होता है ना कि चार मेन ऐसे सोशलिस्ट आते, कह सकते हैं कि चार फेमस व्यक्ति आते हैं, चाहे कह सकते हैं कि हमें जिन्हें पढ़ना है, चार सोशलिस्ट रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? रॉबर्ट ओवन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच एंगल्स। ये जो रहते हैं, ये चारों भी सोशलिस्ट रहते हैं। तो इन चारों का जो आइडियाज रहता है ना, इन लोगों ने सोशलिज्म कैसा होना चाहिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने अकॉर्डिंग बताया है। तो लोग इनके, कह सकते हैं कि लोग जो थे इनके आइडियाज से ज़्यादा अट्रैक्ट थे, ज़्यादा प्रभावित थे। अब देखिए, एक ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, हमारे मन में यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है कि आफ्टर ऑल देखा जाए, सोशलिज्म जो क्या बात करती है कि ऐसी सोसाइटी की बात करती है जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। ठीक है, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। तो अब एक बात बताइए, हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? अब एक बात तो मन में आ ही रही होगी कि जब कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगा तो सोसाइटी कैसे चलेगी? हाउ कुड अ सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट? व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? और ये एक दूसरा प्रश्न है, दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि व्हाट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? अब सोसाइटी मतलब जो सोशलिस्ट सोसाइटी होगी उसका बेसिक क्या होगा, उसका नींव क्या होगा? वो सोसाइटी मतलब कि जो सोशलिस्ट सोसाइटी है वो किस चीज पर, किस आधार पर टिकी रहेगी, उसका बेस क्या होगा, नींव क्या होगा? तो इन्हीं दो क्वेश्चंस का जो है ना, इन्हीं दो क्वेश्चंस का कह सकते हैं कि आंसर्स जो थे इन चारों, जो चार भी सोशलिस्ट आए उन्होंने दिए थे। अब देखिए, पहला है रॉबर्ट ओवन, born on 14th May 1771 इन न्यू टाउन, यूनाइटेड किंगडम। इनका जन्म कब हुआ था? रॉबर्ट ओवन का जन्म कब हुआ था? 14 मई 1771 यानी 1771 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम के न्यू टाउन प्लेस में हुआ था। वे कौन थे? ही वॉज अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। ये एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। अब इनका क्या मानना था? इनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म कैसा होना चाहिए? तो इन्होंने क्या, मतलब कि इनका मानना था ना, या कह सकते हैं ही बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी नोन एज न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए। इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण किया था, कोऑपरेटिव कम्युनिटी का निर्माण किया था जिसका क्या नाम था? न्यू हार्मनी। कहाँ पर? इंडियाना, यूएसए में किया था। अब देखिए, रॉबर्ट ओवन क्या, मतलब कि कैसे विचारधारा के व्यक्ति थे, उनके अकॉर्डिंग सोशलिज्म कैसा होना चाहिए था? He believed that to build cooperative society through individual initiatives। अब देखिए, चेंजेस तो ये भी चाहते थे। ये कैसा चेंजेस चाहते थे? तो ये चाहते थे ना कि हमारा जो सोसाइटी हो ना, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, मतलब सभी लोग मिलजुल कर काम करें, कोऑपरेट करके किसी भी काम को करें। उनका ये मानना था टू बिल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, यानी इंडिविजुअल इनिशिएटिव पर ये ज़्यादा फोकस करते थे। इंडिविजुअल इनिशिएटिव इन द सेंस, मतलब इनका मानना था कि जो भी व्यक्ति है, हर एक इंडिविजुअल जो भी व्यक्ति है, वो सिर्फ अगर अपने हिस्से का काम अच्छे से कर दे, यानी जो उसे काम दिया गया है, अगर वो व्यक्ति अपने हिस्से का काम अच्छे से कर दे, तो जो सोसाइटी है ना, एक मतलब अच्छे सोसाइटी कह सकते हैं। जब हर एक व्यक्ति अपने हिस्से का काम जो उसे दिया गया है, वो अपने हिस्से का काम पूरे ईमानदारी और ईमानदारी के साथ अच्छे से करे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सोसाइटी जो है एक बहुत अच्छी सोसाइटी रहेगी, और हमारा जो सोसाइटी रहेगा वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा, यानी सभी लोग जो है मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे। इन्होंने ज़्यादा फोकस किस पे किया था? कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी? तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव, मतलब हर एक लोग को जो काम दिया गया है वे अपना काम ईमानदारी के साथ और निष्ठापूर्ण करें। अब दूसरे आते हैं लुइस ब्लैंक, 1813 से 1882 तक रहते हैं। ही वांटेड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। लुइस ब्लैंक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी ही चाहते थे। तो इनके अकॉर्डिंग, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी कैसा होना चाहिए? नो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। इनके अकॉर्डिंग मतलब ना, वे चाहते थे कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो
सोशलिस्ट सोसाइटी हो, हमारा जो सोसाइटी हो वो कोऑपरेटिव नेचर का हो, और उस सोसाइटी में कोई भी कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस नहीं होना चाहिए। कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस का मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करते थे, इंडिविजुअल्स का फैक्ट्री हुआ करता था, तो वैसा वे नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो और वहाँ कोई कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस नहीं हो। अब देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी होना चाहिए, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसा सोसाइटी होगा? तो cooperatives were to be associations of or group of people who produce goods together and divide the profits according to the work done by members। अब देखिए, लुइस ब्लैंक के अकॉर्डिंग सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? तो कोऑपरेटिव होनी चाहिए थी। कोऑपरेटिव कैसी होनी चाहिए थी? तो मतलब कि ये इनका मानना था ना कि ग्रुप ऑफ सोसाइटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हो, चाहे एसोसिएशन ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह हो जो ना किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, साथ में मिलकर काम करे, उस काम करे, और उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा, जो भी प्रॉफिट काम करने से जो भी प्रॉफिट मिलेगा, उन सभी प्रॉफिट का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। किसके बीच में? वर्क डन बाय द मेंबर्स, यानी जिन लोगों ने भी काम किया उनके बीच में उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मतलब लुइस ब्लैंक क्या चाहते थे, मतलब कैसे उनका सोच क्या था? तो उनका मानना था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, और उस सोसाइटी में जो भी काम हो सारे वर्कर्स मिलकर, सारे लोग एक साथ मिलकर करें, और उस मिलकर करने से जो भी उस काम से उनको जो भी प्रॉफिट अर्न होगा, जो भी कुछ अर्न होगा, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन सारे वर्कर्स में यानी सारे मेंबर्स में होना चाहिए जिन्होंने काम किया था साथ मिलकर। He believed that there would be a government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprises। अब देखिए, इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट मतलब कि चाहते तो थे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हो, ग्रुप ऑफ पर्सन्स हो जो साथ मिलकर काम करे, और प्रॉफिट जो भी अर्न हो वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक तरफ। दूसरी ओर ये भी चाहते थे ना, ये भी चाहते थे कि गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन सभी चीज़ों पर कंट्रोल कर सके, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे कि हाँ सारे काम जो है मेरा एक मैनर में हो रहा है कि नहीं, कि सारे काम जो है एक ऑर्डर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, तो रॉबर्ट ओन और लुइस ब्लैंक के आइडियाज में थोड़ा सा डिफरेंस। दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे, मगर रॉबर्ट ओन क्या कहते थे? रॉबर्ट ओन जो है उनका मानना था वो ज़्यादा फोकस इंडिविजुअल इनिशिएटिव पर करते थे, मगर लुइस ब्लैंक जो है उनका मानना था कि नहीं, एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जाके सारे रूल्स ये सब रेगुलेशन को मेंटेन करे, वो देखे कि हाँ सारा काम अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बच गए दो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगल्स। इन दोनों के अकॉर्डिंग सोशलिस्ट सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना काफ़ी है। जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उससे एक बार फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हमारे इस चैप्टर के नोट्स का PDF आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।